Next topic, power of lens. Power of a lens will be defined in terms of the angle by which a light ray parallel to the principal axis is bent by the lens. जैसे suppose एक light ray लेंगे, इसका distance from the principal axis is 1 unit. ये वाला लेंस जैसा अभी हम लोग को मालूम है लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will meet at a point on the principal axis which will be termed as the focus. अब suppose you are taking another lens of different focal length, इसकी focal length इससे ज्यादा है, suppose इसकी focal length यहाँ कहीं पर, इसका focus यहाँ कहीं पर है, और एक और light ray लेंगे which is at a unit distance. Light ray parallel to the principal axis will meet at a point on the principal axis which is termed as the principal focus. इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो बेंडिंग कैपेसिटी will be measured in terms of the angle. ये पैरेलल लाइट रे कितने एंगल से बेंड हो रही है, ये इसको डेल्टा लिख दिया. ये वाली पैरेलल लाइट रे कितने एंगल से बेंड हुई, इसके कंपैरिजन में कम है. सो वी से दैट कोई लेंस किसी पैरेलल लाइट रे को कितने एंगल से बेंड कर रहा है वो मेजर करेगा पावर. एंड टू बी मोर प्रिसाइज वी से दैट पावर विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ डेल्टा. जिसका डेल्टा ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा. इसमें अगर ये डेल्टा है तो ये वाला एंगल भी डेल्टा आएगा. ये 1 है, ये फोकल लेंथ है. सो tan ऑफ डेल्टा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 1/f. सो पावर विल बी 1/f. तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज्यादा होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है, और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम है. ऐसा कह सकते हैं. सो वी से दैट द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड बाय पावर. और बेंडिंग कैपेसिटी कैसे पता चलेगी, कहने लगे कितने एंगल से ये लाइट रे को बेंड कर रहा है. कौन सी लाइट रे, लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पहली चीज लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरी चीज दिस इज लाइन एट अ यूनिट डिस्टेंस. At unit distance from the principal axis. इस लाइट रे को ये लेंस कितना बेंड कर रहा है वो मेजर करेंगे. सपोज दिस इज डेल्टा एंड tan ऑफ डेल्टा विल बी मेजरिंग द पावर. अब इसमें अगर फोकल लेंथ आपने मीटर्स में मेजर की तो पावर विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ diopter or power will be measured in terms of diopters, or this will be simply written as capital A. नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. Combination of lenses. Suppose you are having two thin lenses placed in contact.
एंड हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा एंड दिस विल ट्राई टू फॉर्म अ इमेज समवेयर हियर। बट द सेकेंड लेंस L1 ने लाइट रेज को कन्वर्ट किया और ये लाइट रेज कहां पर, I1 पर इमेज फॉर्म करेगी। लेकिन ये सेकेंड लेंस क्या करेगा, ये लाइट रेज को और बेंड करेगा या और कन्वर्ट करेगा एंड द फाइनल इमेज विल बी फाउंड एट I। सपोज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज U, और इमेज I1 का जो डिस्टेंस है वो V1 है, और इस I का डिस्टेंस जो है दैट इज V। फॉर द फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ, ऑब्जेक्ट इज O फर्स्ट लेंस के लिए। इमेज क्या है, इमेज इज I1। क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U। उसके बाद सेकेंड लेंस के लिए, फॉर द सेकेंड लेंस सेकेंड लेंस के लिए पहले लेंस ने जो इमेज फॉर्म करी वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। सो फॉर द सेकेंड लेंस द ऑब्जेक्ट विल बी I1 एंड द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट I। तो यहां पर फर्स्ट लेंस है इसलिए अभी हम लोग इसको 1/f1 लिखते हैं। यहां पर कैसा लिखेंगे बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस 1/u। u कौन सा है, क्या लिखे V1, और इसको सेकेंड लेंस है इसलिए F2 लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करें 1/f1 प्लस 1/f2, फर्स्ट इक्वेशन प्लस द सेकेंड इक्वेशन, वन अपॉन V1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस, इसमें ये कैंसिल होगा, सो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इसको कैसा लिख सकते हैं, सो 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 and 1/f will be what, the power, so P will be equal to P1 plus P2, and in fact if we are having three lenses अगर कांटेक्ट में है तो P will be equal to P1 plus P2 plus P3 and so on। लेंसेज अगर कांटेक्ट में रखे हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं अलजेब्राइकली, डायरेक्टली ऐड होंगे। अलजेब्राइकली मतलब अच्छे सुनना और समझना, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव आएगी, मतलब पावर पॉजिटिव आएगा, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है
तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव पावर है उसको प्लस लिखेंगे, माइनस पावर है उसको माइनस लिखेंगे। नोट कर लो। लेकिन मैग्निफिकेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? मैग्निफिकेशन देखना, मैग्निफिकेशन विल बी साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने ये क्या कर दिया, I1/2 ऐसा लिख दिया। क्या किया इसमें देखकर बताओ, व्हाट हैव वी डन इन दिस स्टेप? वी हैव मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय I1। ठीक, अब I/I1 क्या आ जाएगा बताओ? This is the magnification of the second lens and this is the magnification of first lens। तो पावर्स ऐड होंगे लेकिन मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। इज दिस क्लियर? याद रखना, नोट करो। नेक्स्ट इस्तेमाल, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब इसमें भी दो सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ट्रायंगुलर शेप में ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन लिया था हम लोगों ने, दिस वाज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहां पर लाइट रे एंटर करेगी और दूसरे वाले सरफेस से निकलेगी, और ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि द इमर्जेंट रे इज फाउंड टू बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। और ये जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे वो पैरेलल थे। These were parallel refracting surfaces। लेंस में कैसा था, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे। These were not parallel, पैरेलल नहीं है, लेकिन ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसे कर्व्ड हैं। तो इसमें ये दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, यहां से लाइट एंटर करेगी, यहां से बाहर निकलेगी। दो सरफेसेस है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस। वी आर सिंपली नंबरिंग दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकंड। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज टर्म्ड एज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसको एंगल ऑफ द प्रिज्म अभी हम लोगों ने बोला है। अब नाउ सपोज दिस इज मार्क्ड एज ए, इसको अभी हम लोगों ने ए लिख लिया। नाउ लाइट रे, अच्छा इसमें एक चीज और समझ लेना, फॉर अ ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब में अगर लाइट रे यहां से एंटर करके यहां पर निकल रही है, तो दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। यहां पर इसको भी हम लोग प्रिज्म बोल सकते हैं। तो अब वापस इस पर आ जाते हैं। सपोज दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, लाइट रे यहां कहीं पर एंटर करे, डायग्राम साथ में ले लेना। रिफ्रैक्शन देखने के लिए दिस इज द नॉर्मल विच इज ड्रॉन। ये नॉर्मल अगर है, मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा,
90 डिग्री आ जाएगा, चाहे इधर अंदर देख लो चाहे बाहर कहीं। व्हाट विल हैपन टू दिस लाइट रे? इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, this will bend towards the normal because light is entering from the rarer medium to denser medium. ये ऐसा कुछ एंटर करे, फिर इस पॉइंट पर एक और रिफ्रैक्शन होगा। इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए यहां पर अभी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। व्हाट विल हैपन टू द लाइट रे? लाइट रे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर कैसे? तो दिस इज द इमर्जेंट रे। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल जो है आई लिखा, नॉर्मल का ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल है उसको R1 लिख लिया। फिर नॉर्मल के साथ इस सरफेस पर जो एंगल है इसको अभी हम लोग R2 लिखा, और इसको अभी हम लोगों ने एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल दिया। अब इंसिडेंट रे ये है, इमर्जेंट रे ये है, ये पूरी की पूरी लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी, बट दिस इमर्जेस इन दिस डायरेक्शन। सो इफ यू प्रोड्यूस दिस बैकवर्ड, दिस इज टर्म्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन देखना अच्छे से कौन सा है, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब अच्छे देखना, दिस इज आई, दिस एंगल इज R1, ये आई है, तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये अगर आई है तो ये भी आई होगा। क्यों? आपने इसको आगे बढ़ाया है, ये पूरी एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल आई आएगा। आई में से ये R1 अलग कर दिया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? I माइनस R1। ये E है, ये पूरा एंगल E होगा, इसमें से R2 अलग कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा? E माइनस R2। And we are naming this as P, Q, R and S। ये थोड़ा सा बड़ा करके अभी हम बना दें। देखो, एक नॉर्मल ये वाला है, एक ये है, एक ये लाइट रे है, इसको भी उन्होंने I1 बोला है। ये देखो, अगर ये I1 है, सॉरी I अगर है, तो दिस इज I, दिस एंटायर एंगल विल बी I। इसमें से ये वाला एंगल R1 है, तो ये I माइनस R1। हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया, यही डायग्राम है। फिर इधर पर इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे का इसके साथ ये एंगल E है, ये वाला एंगल R2 है। ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में ये पूरा एंगल E होगा। E में से ये R2 अलग कर दी, तो E माइनस R2, एंड दिस एंगल इज डेल्टा, एंड दिस इज S, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये कह सकते हैं कि अब मैग्नीफाइड हो जाएगा,
थोड़ा सा बड़ा करेंगे सारे एंगल्स में क्लैरिटी है। अब इसमें इफ वी ट्राई टू सी दिस ट्रायंगल PQR, अब इसमें रिलेशनशिप्स को अगर आप देखें, सपोज इफ वी लुक फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P, इसको फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस बोला था, हम लोग मीडियम्स के नाम देते हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज द सेकंड मीडियम, या फिर रेयर एंड डेंसर भी लिख सकते हैं। सपोज दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम। सो फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P पॉइंट पर रिफ्रैक्शन कैसे लिखेंगे बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। अगर आप लोगों ने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोला तो n/1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? n/1 भी लिख सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट एनीवन। कहने लगे रेयर मीडियम में कौन सा एंगल है? sin i। डेंसर मीडियम में sin r1। ये रिलेशनशिप आएगा। फिर R पॉइंट पर रिफ्रैक्शन एट R, इसमें बताओ क्या आएगा? व्हाट कैन बी राइट? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर या n/1। फर्स्ट मीडियम में कौन सा एंगल बनेगा? फर्स्ट मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है? साइन ऑफ E डिवाइडेड बाय सेकंड वाले मीडियम में, सेकंड वाले मीडियम में साइन ऑफ R2। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस आ गए, और भी इक्वेशंस आएंगे। अब इसमें ट्रायंगल PQR देखो, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स विल बी 180। कौन कौन से एंगल्स आ जाएंगे? R1 प्लस R2 प्लस Q इज इक्वल टू 180। तो एंगल Q will be equal to 180 minus R1 plus R2। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल APQR अगर आप देखें क्वाड्रिलेटरल APQR, क्या लिख सकते बताओ? चारों एंगल्स का एडिशन, एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। एंगल A को तो ऐसे ही लिखा हुआ है APQR। इसको देखना ध्यान से, यहां पर ये नॉर्मल है, ब्लू वाली लाइन ये नॉर्मल है टू दिस लाइन। तो ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री आएगा। इसको ध्यान से देखना, हमने ब्लू कलर की लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो एंगल P कितना? 90 डिग्री। ये ब्लू कलर का नॉर्मल ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल कौन सा? इस लाइन का, इस लाइन के साथ एंगल, दिस इज एंगल R। ये वाला एंगल और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो इस प्रिज्म के फेस के ऊपर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और Q कितना आ जाएगा? Q को क्या लिख लिया? 180 माइनस R1 प्लस R2 और एंगल R को कितना लिख लिया? 90 इज इक्वल टू कितना? 360 आ जाएगा। तो ये 90, 180 और 90 ये मिलकर 360 को कैंसिल करेंगे तो A इज इक्वल टू कितना? R1 प्लस R2। ये तीसरी इक्वेशन।
ठीक, एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब इसके बाद इधर लिख ले रहे हैं अब इसमें एंगल ऑफ डेविएशन अच्छे से देखना, देखने से समझ आएगा। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एसपीआर। ट्राइंगल एसपीआर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा? एसपीआर का एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। This will be equal to sum of opposite interior angles. Opposite interior angles क्या आ जाएंगे? I minus R1 plus R2. तो क्या आ जाएगा? Delta will be equal to I plus E minus R1 plus R2. और R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस A और I प्लस E विल बी इक्वल टू A प्लस डेल्टा। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ये फोर्थ इक्वेशन। So these four equations can solve any type of problems related to a prism. चार इक्वेशंस याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा? I अपॉन R1, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, इधर भी बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, ऐसे याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाला एंगल sin I अपॉन sin R1 अंदर वाला, इधर पर बाहर वाला sin E अपॉन अंदर वाला sin R2। एक ही होगी, दो इक्वेशंस की होगी। तीसरी क्या है? A is equal to क्या? R1 plus R2। चौथी वाली इक्वेशन ये वाली। अब फॉर अ थिन प्रिज्म, अच्छा इसमें एक चीज और डिस्कस करें, रब कर दिए सब। सो वी जस्ट लीविंग द फाइनल रिजल्ट्स, बाकी सब कुछ रब कर दे रहे हैं। ये डायग्राम भी रब कर रहे हैं। अब इसमें फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई, 12th में अब एक्सपेरिमेंट भी है। आपको आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ ड्रॉ करना है। आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके अब लोग कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई एक्सपेरिमेंटली वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ डेल्टा। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएं तो एंगल डायरेक्टली डेल्टा मेजर कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखें तो अगर आपको आई दिया, ध्यान से सुनना क्योंकि दिस विल बी अ क्विक मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा। विल एक्सप्लेन दिस क्विकली। अगर आपको एक वैल्यू ऑफ आई दिया है, अगर आई दिया है, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मालूम है, ये चीजें अगर गिवन हैं तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं? यू कैन फाइंड आउट R1। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप R1 निकालिए। फिर थर्ड इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड से A की वैल्यू गिवन है। मोस्टली अब ये लोग इक्विलैटरल प्रिज्म यूज करते हैं लैब्स में, तो A की वैल्यू गिवन है। तो अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? A की वैल्यू गिवन है, R1 मालूम है, तो R2 निकाल सकते हैं। R2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब R2 कैलकुलेट हो जाएगा तो इक्वेशन 2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, R2 मालूम है, यू कैन कैलकुलेट E कैलकुलेट हो जाएगा। और E अगर कैलकुलेट हो जाएगा देन इक्वेशन 4 में देखना क्या क्या चीज आपको I मालूम है, E आपने निकाल लिया है, A भी मालूम है। यूजिंग 4 यू कैन फाइंड आउट फॉर डेल्टा।
So for different values of I, you can actually find out different values of delta. ये theoretically कर सकते हैं, experimentally measure भी कर सकते हैं. और I versus delta का ग्राफ जो है, this is very important. I versus delta का जो ग्राफ है, angle of deviation, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे शेप का आता है, जो क्या इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप I की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप I की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. एंड फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन इज फाउंड टू बी मिनिमम. इतने I के लिए डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. द एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग वंस अगेन फॉर एंगल्स व्हिच आर ग्रेटर देन दिस. अगर आप इससे बड़ा एंगल ले लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू फिर से इंक्रीज होने लगेगी. और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलता है, वहां पर एक स्पेशल कंडीशन मिलती है. इट इज फाउंड दैट I विल बी इक्वल टू E. I और E बराबर रहेंगे. ये याद रखना किसके लिए है, I इज इक्वल टू E कहां पर पॉसिबल है. दिस इज फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन. फॉर मिनिमम डेविएशन पोजीशन I is found to be equal to E और R1 is found to be equal to R2. दो चीजें हैं और इनको अगर हम फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करें, अच्छे से देखना, फोर्थ में और थर्ड में, फोर्थ और थर्ड में अगर इनको सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, फोर्थ में और थर्ड में. सपोज R1 is equal to R2 is equal to R है, तो क्या जाएगा I plus E. I plus E लिखा तो I plus I लिख दे रहे हैं. I plus E लिखा है, E की जगह क्या लिख लिया, I लिख लिया. is equal to A plus delta M एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. DM भी यूज कर लेते हैं कई बार इसको, NCERT में दे हैव यूज्ड दिस एज DM. तो इससे I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I will be equal to A plus delta M divided by 2. फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, A will be equal to R1 plus R2. तो क्या आ जाएगा, R will be equal to A by 2. तो ये दो नई कंडीशंस मिल जाएंगी. बस ये याद रखना ये कहां पर अप्लाई होगा. These two conditions will be applicable only for minimum deviation. और इन दोनों का यूज करके यहां पर हम लोग एक नया रिलेशनशिप निकालेंगे जो एग्जामिनेशन में कई बार प्रूव करने को भी आया बोर्ड, स्टेट बोर्ड में भी और CBSE. क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 यहां पर लिख दे रहे हैं, N21 will be equal to sin I upon sin R1. sin I यह आ जाएगा sin A plus delta M divided by 2 upon sin R1. sin R1 ये लिखा हुआ sin of A by 2. So this is the relation which you sometimes get in the exam too. और ये रिलेशनशिप कहां के लिए आएगा, ओनली फॉर मिनिमम डेविएशन. नोट करो.
अब इसमें एक चीज और, ये सब कुछ रब कर दें। बेसिक इक्वेशंस आर नॉट रबिंग वंस अगेन, क्योंकि इनको यूज करेंगे। For small angles, the refractive index will be equal to I upon R। ऐसा लिख सकते हैं, सर, sin I will be equal to I। फिर इससे क्या मिलेगा? I will be equal to n into R1। फिर इसी टाइप से एक इक्वेशन यहां पर भी आएगी, क्या लिखोगे? n will be equal to E upon R2, so E will be equal to n into R2। ये दोनों को अगर आप कंबाइन करें, किसके साथ? फोर्थ के साथ। फोर्थ में क्या दिया है? I plus E is equal to A plus डेल्टा। I क्या है? n into R1 plus n into R2। R1 plus R2 को A लिख लिया, तो n into A is equal to A plus डेल्टा, और डेल्टा will be equal to A into n minus 1। So this is the angle of deviation for a thin prism, for small angles। Clear? Rapidly? Next lesson, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ की कॉन्सेप्ट्स अभी लोग डिस्कस करके जो यूज करने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अभी लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज द विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। एंगल subtended by the object at the eye। किसी भी ऑब्जेक्ट का आंख पर बनने वाला एंगल, उसको हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। Have you written down this somewhere? पहले लिखा हुआ है आपके लोगों ने। अब The perception of size of the object, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जैसा हमें दिखता है, वो विजुअल एंगल के कारण है। Suppose for example, suppose this is the position of the eye, the angle subtended by the object at the eye is small, therefore the size of the ऑब्जेक्ट appears to be small। हम लोगों ने बोला ये ऑब्जेक्ट है, इसका आंख पर बनने वाला एंगल छोटा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट अभी हमें छोटा समझ में आता है। अब इसी ऑब्जेक्ट को उसी साइज में अगर अभी हम आंख के पास में ले,
तो क्या होगा, वही साइज है, सेम साइज, बट नाउ दिस इज ब्रॉट क्लोजर. व्हाट हैपेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई? ऑब्जेक्ट का आंख पर बनने वाला एंगल बड़ा हो गया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट अभी हमें बड़ा दिखेगा. इसलिए अभी हम लोगों ने देखा भी होगा, हाई राइज बिल्डिंग से या टॉप ऑफ द माउंटेन से, किसी माउंटेन से अगर अभी हम लोग नीचे लोगों को अगर देखें तो वही लोग, ह्यूमन बींग्स, बहुत छोटे समझ में आते हैं. रीजन क्या है? बिकॉज द ह्यूमन बींग्स विच वी आर सीइंग एट आर लाइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. बहुत ज्यादा होने से वही साइज आंख पर कम एंगल बना रहे हैं, और वही लोग जब आंख के पास में आ जाएंगे तो उनका आंख पर बनने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा. इसको समझ, बड़े समझ. So we say that the size of the object as seen by the eye is proportional to the visual angle. And visual angle किसके ऊपर डिपेंड करेगा? It will depend visual angle increases. कब इंक्रीज होगा? ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस. विजुअल एंगल कब बढ़ेगा? जब आप डिस्टेंस को कम करोगे. जैसा अभी हमने इसमें देखा है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग आंख के पास में ले आए तो क्या होगा? विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट बड़ा समझ में आएगा. फिर अगली बात आती है कि भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करने क्या वाले हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अभी हम चीजों को बड़ा देखने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू सी द ऑब्जेक्ट्स लार्जर एज दे अपीयर विदाउट द एड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद के बिना ऑब्जेक्ट्स छोटे समझ में आ रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखने से वो बड़े दिखने लगेंगे. बड़े कैसे दिखने लगेंगे? ये सब कुछ किस पर बेस्ड रहेगा? विजुअल. तो हम लोगों ने ये बोला कि अगर आपको विजुअल एंगल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा. ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता पास में. अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है और आप उसका डिस्टेंस कम करो, जैसे मान लीजिए एक पेन है, इसका डिस्टेंस कम करो तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो अभी हमें नहीं समझ में आ रहा. तो ये पेन का साइज अगर अभी हमको या किसी के ऑब्जेक्ट का साइज में नोटिसेबल चेंज अगर देखना है तो डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए. जैसा भी हमने बोला था, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को या ह्यूमन बींग्स को देखो, वो छोटे समझ आ रहे हैं. उन्हीं लोगों को आप पास में लेकर आ जाओ या पास से देखोगे तो क्या होगा? उनका विजुअल एंगल आंख पर जो बन रहा है वो बढ़ जाएगा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स बड़े समझ में आएंगे. अब हमने बोला ऑब्जेक्ट को अगर आप बड़ा देखना चाहते हैं तो आप आंख के पास ले, तो क्या होगा? आंख के पास में लाने पर उसका आंख पर बनने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, मतलब विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लार्जर. फिर अभी हमने कहा हम और बड़ा देखना चाहते हैं तो और पास में ले आओ. सबसे बड़ा देखना चाहते हो तो आप सबसे नजदीक ले आओ. सो फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई वी डिफाइन वन टर्म, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई दिस इज फाउंड टू बी 25 सेंटीमीटर. नॉर्मल हेल्दी आई के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर. तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है तो क्या करोगे आप? उसको कितने सेंटीमीटर पर पास में लेकर आओगे? कहने लगे पास में लाए, बड़ा हो गया, और पास में लाए और बड़ा हो गया. कहने लगे सबसे बड़ा कब दिखेगा? When this is placed at 25 cm. So we say that the maximum size for of an object as seen by unaided eye. Unaided eye का मतलब क्या है बेटा? बिना किसी इंस्ट्रूमेंट. is when the object is at how much? 25%. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये छोटे छोटे ये सब कुछ कंबाइन करेंगे और यूज करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. फिर तीसरा
तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे दैट इज व्हाट अपर्चर. अपर्चर इज रिलेटेड टू aperture is related to the size of the lens. aperture किससे रिलेटेड है? साइज ऑफ द लेंस. मतलब स्मॉल अपर्चर मतलब छोटा लेंस, छोटे साइज का लेंस. लार्ज अपर्चर मतलब बड़े साइज का लेंस, डायमीटर ज्यादा हो. अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं ये कहां पर यूज होगा? सो फॉर व्यूइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, पास के ऑब्जेक्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो पास के ऑब्जेक्ट से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इसको कैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, सपोज इफ यू ट्राइंग टू ऑब्जर्व स्टार्स या प्लैनेट्स को अगर देखते हो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारे तक पहुंच रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को गैदर करने के लिए आप साइज ऑफ द लेंस या अपर्चर बड़ा रख सकते हैं. तो ये याद रखना, फॉर व्यूइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्या यूज करोगे? स्मॉल अपर्चर. एंड फॉर व्यूइंग फार अवे ऑब्जेक्ट्स we will be using what? Large aperture. Is this clear? फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी इसमें यूज करेंगे रिलैक्स विजन एंड स्ट्रेन्ड विजन. दो चीजें. रिलैक्स विजन अभी लोग कहते हैं ह्यूमन आई इट इज डिजाइंड टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बनी हुई है. इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आप पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अगर आई डिजाइन है, भगवान जी ने अगर ऐसी बनाई होती कि आप पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए डिजाइन है, तो पास रखी हुई चीजों को लगातार देखने पर, इफ यू आर व्यूइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, जैसे सपोज इफ यू आर व्यूइंग अ मोबाइल फॉर 2-3 आवर्स, आफ्टर 2-3 आवर्स हम लोगों को ऐसा लगेगा कि देयर इज सम स्ट्रेन ऑन द आईज, है ना? ऐसा लगता है थकान हो गई है एंड सम रेस्टलेसनेस सॉर्ट ऑफ अकर्स. तो हम लोग ये कहते हैं फटीग इन विजन अकर्स व्हेन यू आर व्यूइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स. दूर के ऑब्जेक्ट्स इफ यू आर नॉट स्टडी करना भी पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना. पढ़ाई भी अगर आप लगातार कर लें, जो होता नहीं है, जो कुछ लोगों को जाते हैं, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो 2-3 घंटे के अंदर अभी हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि आंखें थक गई. मोबाइल में भी 3-4 घंटे में अभी हम लोगों को ऐसा लगने लगता है. सो वी से दैट आवर आई इज डिजाइंड टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी आंखें डिजाइन है. तो स्ट्रेन्ड विजन कब है? डीपर. रिलैक्स विजन कब है? इनकम्प्लीट. और हमारा विजन का जो काम है दोनों के ही बीच में होता है. दोनों के बीच में मतलब क्या है? आप डीपर काम करते हो जब पढ़ाई करते हो, मोबाइल देखते हो, और जब घूम रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली हम कुछ सोच के नहीं देखते. आंखें खुली हैं, आप चल रहे हैं, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, unintentionally you are viewing objects. तो दूर के ऑब्जेक्ट्स अगर आप देख रहे हैं, these can be considered as objects lying at infinity. फिर अब इसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक चौथा कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में ही डिस्कस करेंगे. द स्पेशल पोजीशन. स्पेशल पोजीशन क्या है?
लेंस की। ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर रखा हुआ तो क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया तो क्या होगा? एंड अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड। इसका भी अभी हम लोग सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो ले रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स के बाद सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल में भी आप देख सकते हैं, क्या ये चीज लिख लेना अपने तरीके से, जो भी हम डायग्राम में दिखाएंगे वही चीज आपको लिखना है। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन focus and the optical center, a virtual, erect and magnified image is formed. And a simple convex lens can be used as a simple microscope. This is the object, और ये आपने देखा भी होगा। आप लोग जब भी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास तो क्या करते हो? अभी हम लोग वी आर ट्राइंग टू मूव आइदर द लेंस और द ऑब्जेक्ट, लेंस या ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके यू आर ट्राइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं? बिटवीन द लेंस एंड द फोकस। क्योंकि इधर रखी हुई चीज कब बड़ी दिखेगी? इधर रखी हुई चीज कब बड़ी दिखेगी? when the object is placed between the optical center and the focus। कैसे दिखेगी बड़ी है? अभी देखा इस पे डायग्राम, ये पोजीशन अभी हम 10th क्लास में पढ़ी है, अभी आज के लिए light ray parallel to the principal axis after refraction passes through the focus these will not meet, ये आगे जाकर तो नहीं मिलेंगे, but these appear to be coming from a point behind। if this is AB, अब इसमें जो डिफाइन करना है क्या? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? दिस इज द एंगल सबटेंडेड by the final image at the eye to what? The angle subtended at the eye। ये एंगल के टर्म्स से बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने आज ही डिफाइन किया कि
जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये पूरा किस चीज से रिलेटेड है? एंगल से। आप लोगों ने बोला एंगल अगर बड़ा है, विजुअल एंगल अगर बड़ा है तो साइज बड़ा होगा। सो वी आर नाउ डिफाइनिंग मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट कैपिटल डी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अच्छे सुनो, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, इसको अभी हम बीटा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय अल्फा। अब इसमें एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्यू, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू, ध्यान से सुनना, इफ यू आर ट्राइंग टू व्यू दिस ऑब्जेक्ट देन जस्ट ट्राई टू मैग्नीफाई इट विदाउट द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप इसको बड़ा करने की कोशिश करो। बड़ा कैसे कर सकते हैं? इसको बड़ा कैसे देख सकते हैं? इसको बड़ा तो नहीं कर सकते, इसको बड़ा देख सकते हैं। कैसे बड़ा देख सकते हैं? आप इसको पास में लेकर आओ, पास में लेकर आएंगे तो ये बड़ा दिखेगा। क्यों बड़ा दिखेगा? विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। आप इसको और बड़ा देखना चाहते हैं और पास में ले आओ, तो सबसे बड़ा ये बिना इंस्ट्रूमेंट के कब दिखेगा? When this is placed nearest to the eye। आप आंख के सबसे नजदीक रख लो तो ये बिना इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़ा दिखेगा। अब बिना इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़ा कब दिखेगा? ये नीचे लिख दिया, the angle subtended by the object at the eye when it is placed at, when this is placed at 25 centimeter. So without the help of any instrument you are seeing it of maximum size। आप इसको सबसे बड़ा देख रहे हैं। सबसे बड़ा कैसे देख रहे हैं? आप 25 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं। सपोज ये आंख पर 3 डिग्री का एंगल बना रहा है। आंख पर इसने कितने का एंगल बनाया? 3 डिग्री का। अब क्या करूं? अब आप इसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा दो, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखो। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखने पर इंस्ट्रूमेंट ने इसको इतना बड़ा बना दिया, तो क्या हुआ? उससे विजुअल एंगल बढ़ गया। तो सपोज इंस्ट्रूमेंट ने इसका आंख पर बनने वाला एंगल 15 डिग्री का कर दिया। ये बिना इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़ा देख लिया। इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, इस ऑब्जेक्ट को हमने सबसे बड़ा कब देखा? जब ये कितने डिस्टेंस पर है? 25 सेंटीमीटर। अब फिर उसके बाद क्या किया? आपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखने पर हमें ये इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया? इसका साइज बड़ा कर दिया। तो क्या हुआ? इसका आंख पर बनने वाला एंगल 15 डिग्री हो गया। मतलब ये कितना आ जाएगा? 5। मतलब दिस ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी 5 टाइम्स लार्जर देन द एक्चुअल साइज। मैग्निफिकेशन इसका 5 आएगा। सो वी से दैट दिस अल्फा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट। ये याद रखो। बीटा, this is related to, this is related to instrument। अब देखो आई पोजीशन आपकी यहां कहीं पर है, दिस इज द आई पोजीशन। अच्छे देखो, फाइनल इमेज का आंख पर बनने वाला एंगल, इसको बीटा लिख लिया। तो tan बीटा कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। tan बीटा विल बी AB अपॉन CB, सॉरी A डैश B डैश अपॉन CB डैश, ऐसा कुछ है। फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा विल बी इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन CB डैश, ऐसा कुछ है। बट दिस एंगल tan बीटा एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो जरा, A डैश B डैश अपॉन CB डैश लिखा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AB अपॉन C। ये मैथमेटिकली इसके इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमारे काम का ये फाइनल इमेज का आंख पर बनने वाला एंगल, लेकिन मैथमेटिकली ये वाला एंगल जो है वही ये वाला एंगल भी है। तो अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। फिजिक्स के हिसाब से ये डेफिनेशन में आ रहा है,
ये अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। अब बीटा की वैल्यू ऐसी कुछ आ गई, सी बी इसको u लिख दिया, एंड दिस इज बेटर रिटन एज ue because this lens is near to the eye and any lens which is near to the eye is termed as eyepiece. So we will be writing in the subsequent topics also, we will be writing this as ue. अब अल्फा कैसे निकालना है? कह रहे कि अल्फा निकालने के लिए आप ऑब्जेक्ट को आंख से कितने डिस्टेंस पर रख लो? ऑब्जेक्ट को आंख से 25 सेंटीमीटर पर रख लो। ये अलग से एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जो बच्चों को क्लियर नहीं होता, तो किताबों में नथिंग इज गिवन मच अबाउट दिस। तो ये क्यों 25 सेंटीमीटर पर रखना है, इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट सबसे बड़ा करेंगे, बड़ा देखेंगे। इसको बड़ा देखना है तो पास में ले आओ, और बड़ा देखना और पास में ले आओ। सबसे बड़ा कब दिखेगा? सबसे बड़ा कब दिखेगा ये ऑब्जेक्ट? जब आप इसको कितने डिस्टेंस पर? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो अल्फा कितना आ जाएगा देखकर बताओ बेटा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ऐसा कुछ है। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा कितना है? ए बी अपॉन सी बी अपॉन ए बी अपॉन डी। जिसको क्या लिख सकते हैं बेटा? डी अपॉन सी बी, यानी डी अपॉन यूपी। So this is the formula for magnification. अब इसमें देखना, इसमें दो स्पेशल केसेस अभी हम डिस्कस करते हैं, वो सभी जगह डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वाले पार्ट को हम कोशिश करेंगे, वी ट्राई टू रिटेन, विल नॉट रब दिस पार्ट। इसको फाइनली समझ लेना, बिकॉज इधर जो अब लिखने वाले वो आगे के दो टॉपिक्स में भी यूज होगा। क्या? फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। फाइनल इमेज आप कहां पर बना रहे हैं? इस डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छे से सुनना, हम लोगों ने इसकी इमेज बनाई, इस साइज की बना ली। अब ये इसका साइज किसकी वजह से बड़ा हुआ? इंस्ट्रूमेंट की मदद से बड़ा हुआ। अब हम लोगों ने बोला विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं। तो हमने बोला ये जो इमेज बनी है, इमेज के साइज में परिवर्तन नहीं कर रहे, वी आर नॉट चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज, बट वी आर ट्राइंग टू फॉर्म इट नियरर। इमेज को आपने क्या कर लिया? पास में बनाया, तो क्या होगा? उसका आंख पर बनने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। आप इसको और पास में बना लो तो क्या होगा? और बड़ा दिखेगा। और पास में बनाओ, सबसे नजदीक कब बना सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें भी अब हम लोगों ने क्या बोला कि बीटा को अब हम लोग बढ़ा रहे हैं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? बीटा को बढ़ा रहे हैं। बीटा को बढ़ाने के लिए क्या आप इमेज का साइज बढ़ा रहे हैं? इमेज का साइज नहीं बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं? इमेज को आप आंख के पास में बड़ा दिखेगा, और पास में और बड़ा दिखेगा, और पास में और ज्यादा बड़ा दिखेगा। सबसे बड़ा कब दिखेगा? when this is placed at, when this is formed at कैपिटल D। तो ये कंडीशन है किसकी? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये याद रखना, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन।
तो 1/f क्या आ जाएगा? 1/v माइनस 1/u। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v। 1/v को क्या लिख लिया? माइनस डी। इसको एफ ई लिख लेना या एफ लिखा रहने, क्या आ जाएगा? 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। तो 1/ue will be equal to d plus fe। इससे ue की वैल्यू d इंटू fe अपॉन d प्लस fe। ये पार्ट याद रखना क्योंकि ये हम यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा बताओ? d अपॉन ue d अपॉन ue कितना आ जाएगा? d इंटू fe। सॉरी, आई एम सॉरी, d प्लस fe वन प्लस d अपॉन fe। This is the formula for maximum magnification. This is the formula for maximum magnification. Is this clear? दूसरी कंडीशन, यहां पर लिख ले रहे हैं फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट infinity। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी, कैसे बनेगी बताओ? 1/f is equal to 1/v minus 1/u। 1/f is equal to 1/infinity minus u। u is equal to f पर। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बेटा? मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू, कहां था? d अपॉन ue, d अपॉन ue यानी d अपॉन f। फाइनल इमेज कहां पर बन रही थी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए? फाइनल इमेज कहां पर बन रही थी? इंफिनिटी पर। सॉरी, d मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज कहां पर बन रही थी? d पर। और रिलैक्स विजन के लिए द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity। लेकिन in most of the cases the final image will be formed between these two cases। फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट के बीच में बनेगी। तो मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस of simple convex lens will be lying between d upon f and 1 plus d upon f। Is this clear? yes sir। नेक्स्ट टॉपिक इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लोग कुछ पोर्शन जो है यूज करेंगे we are not rubbing this definition because this will be used as it is। Compound microscope. Compound microscope, this consists of two convex lenses
ये दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, this is L1, this is L2 and here this is the eye position. यहाँ कहीं पर eye की पोजीशन है, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रहेगा. So the lens which is placed near to the object is termed as the objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस बोला है और इसको अभी हम लोगों ने आई पीस बोला है. एंड this is having small focal length and small aperture. Obvious reasons क्या है? Aperture छोटा क्यों है? क्योंकि this is towards the object. Object से sufficient amount of light is coming because the object is placed near. But eyepiece lens, large focal length and large aperture, and this is the object. The first lens forms a real and inverted image. Now this will be acting as the object for the second lens. पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे. इसकी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस passing through the optical center will go undeviated. Light ray parallel to the principal axis. Will pass through the focus. This is FE. पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और दूसरे लेंस के फोकस के अंदर बनेगी. दिस विल बी FE. ये देखो पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई कर रही है. तो ये डायग्राम जो है इतना पार्ट अच्छे देखना, ये वाला पार्ट, ये आईपीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा हर जगह पर. Eyepiece will be acting as what? A simple microscope in all the optical instruments. Diagram में अब distances को मार्क करना. UO VO, this is UE. Is this clear?
डेफिनेशन इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन की बिल्कुल वैसी ही है। एंगुलर मैग्निफिकेशन दिस इज व्हाट द एंगल सबटेंडेड बाय, it is defined as the ratio of angles subtended by the final image at the eye which we have not wrapped for obvious reasons, हमने बोला था कि ये यूज होगी, upon the angle subtended by the object at the eye, angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye। अब बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा लेकिन इसमें फिर से वैसा ही है, angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye when placed at what 25 सेंटीमीटर। हम लोगों ने वैसा ही बोला है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देखना चाहते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले विदाउट इंस्ट्रूमेंट अगर इसको सबसे बड़ा देखना तो क्या करोगे, यू विल ब्रिंगिंग इट नियर, पास में लेकर आएंगे, बड़ा दिखेगा और पास में आएंगे और बड़ा दिखेगा। सबसे बड़ा कब दिखेगा, when this is placed at 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो सबसे बड़ा देखने के बाद आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको ऑब्जर्व करोगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करने पर इसका साइज इंस्ट्रूमेंट ने बड़ा कर दिया, इसलिए इसका विजुअल एंगल आंखों पर बड़ा है, उसको बीटा बोलते हैं। तो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा विल बी व्हाट द एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए फाइनल इमेज का आंख पर बनने वाला एंगल, दिस इज बीटा, बीटा ये मार्क कर लेना। मैग्निफिकेशन विल बी बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा कितना आता है, दिस विल बी AB divided by बीटा कितना जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय C2B डबल डैश, और ये किसके बराबर आएगा, A डैश B डैश C2B डैश। अल्फा अगर निकालना तो कैसे निकालोगे, प्लेस द ऑब्जेक्ट AB एट 25 सेंटीमीटर, तो अल्फा कैसे मिलेगा, AB डिवाइडेड बाय D। मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा, मैग्निफिकेशन A डैश B डैश डिवाइडेड बाय C2B डैश, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय C2B डबल डैश डिवाइडेड बाय अल्फा कितना है, AB अपॉन D, ऐसा कुछ है। बीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ऐसा कुछ लिखा है। अल्फा यहां पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग इसमें जो पहला केस ले रहे हैं, फाइनल इमेज formed at capital D, final image formed at capital D। फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पर पड़ रही है, फाइनल इमेज कैपिटल टी पर क्यों बनाते हैं, फाइनल इमेज यहां पर बनाई मैक्सिमम है,
मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। फाइनल इमेज का साइज चेंज नहीं करना, उसको सिर्फ आंख के पास में लाना है। दूर से पास में लाएंगे तो क्या होगा, फाइनल इमेज को वो बड़ा दिखेगा, बीटा बढ़ जाएगा। और पास में ले आओ तो अब हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट टी में क्या बोलते हैं, बीटा इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, और बीटा मैक्सिमम मतलब मैग्निफिकेशन भी मैक्सिमम आएगा। अब क्या बनेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो जरा, a डबल डैश b डबल डैश बाय c2b डबल डैश की वैल्यू कितनी, d मार्क कर ली, c2b डबल डैश इसको d लिख लिया, और नीचे ab अपॉन d। क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा बताओ, d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय ab, ऐसा कुछ आएगा। और इसको कैसा लिख सकते हैं, into a dash b dash a डबल डैश b डबल डैश on a dash b dash अपॉन a डैश b डैश into a dash b dash into upon a डैश b डैश अपॉन a b। ठीक, इज दिस क्लियर? अब इसमें देखकर बताओ, magnification of ये क्या है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका, आईपीस का। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ab AB, इमेज कौन सी है, a dash b dash तो a डैश b डैश अपॉन AB क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन लिखने का एक तरीका और ये भी है, देखो क्या मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है, आईपीस के लिए, ये आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस d, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ue। तो ये कितना आ जाएगा आईपीस के लिए, माइनस d अपॉन माइनस ue। और ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जल्दी बताओ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस vo है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, uo। इनमें से कौन सा पॉजिटिव होगा, vo इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड, तो प्लस vo माइनस। So this will be the formula। हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, with a minus sign we are having d upon ue into vo upon u। This is clear। अब हम लोग ये कैलकुलेशन कर ही चुके हैं कि फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर बनती है तो UE की वैल्यू कितनी आएगी, ये निकाला हुआ। सॉरी, फाइनल इमेज अगर D पर बन रही है, फाइनल इमेज अगर D पर बन रही है तो UE की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था, हमने बोला था ये यूज करेंगे। सो वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ये आगे वाले टॉपिक में भी यूज होगा। थोड़ा सा समय भी बचा लिया अभी हम लोगों ने, स्पेस भी सेव हो गई, टाइम भी सेव हो गया। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा फाइनली, इसको इस रिजल्ट के साथ कंबाइन करें, मैग्निफिकेशन माइनस vo अपॉन uo तो है, और क्या है, d है, अपॉन ue को क्या लिखा, d इंटू fe अपॉन d प्लस fe। इसमें ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन,
माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 into plus d by डी प्लस एफ ई अपॉन एफ। और ये क्या आ जाएगा? माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये देखो ये क्या चीज है एक्चुअल में? दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये चीज क्या है समझने की कोशिश करना, याद नहीं करनी चीजों को। ये क्या है? वी ओ अपॉन यू, into magnification of मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन क्या आ गया? वी ओ अपॉन यू को। और दूसरा वाला टर्म क्या है? हमने बोला दूसरा लेंस हमेशा किसकी तरह काम करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आता कब है? D. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब आता है? जब Final image is at फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D. डी। तो मैग्निफिकेशन वाला पार्ट डेफिनेशन ये है, उसकी एक स्पेशल कंडीशन अभी हम लोगों ने क्या ली है? फाइनल इमेज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिविजन। इसको सॉल्व करने पर ऐसा कुछ आया, और इसमें यू ई की वैल्यू हम लोगों ने यहां से जो ली थी वो रखी हुई है इस वाले पार्ट में। Since we have not used this here, ठीक? Is this clear? अब फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट सेकेंड केस, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, U equal F. इसमें 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी? V equal F. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। यू ई विल बी इक्वल टू व्हाट? यू ई इज इक्वल टू एफ। So the magnification formula will be minus d upon Fe VO upon, ये फिर से वैसे ही आए हैं। ये देखो d upon Fe किसका किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आया था when the final image is formed at infinity। तो ये वाला टर्म क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये वाला टर्म मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस लेंस व्हिच इज एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सो वी आई थिंक वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। Okay.